चलिए, नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुशल होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक हो रही होगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आप लोग से गुजारिश होगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि नए नए महत्वपूर्ण सेशन का लाभ आपको मिल सके और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसको मैं यहाँ से लगातार करवाता रहूँगा। और अभी टीजीटी भी आने वाला है, हाई स्कूल भी आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी में भी नौकरियों का दौर चल रहा है और काफ़ी सारी भर्तियां जो बीपीएससी में होने वाली है, तो उन तमाम भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो सभी को मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो इसके लिए आप इसको सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आज का पहला सवाल, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? आप लोग को बताना है कि कौन सा द्वीप है जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आप लोग को बताना है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ऑप्शन है फिजी द्वीप, हवाई द्वीप, पूर्वी तिमोर और टोंगा द्वीप। तो सही आंसर बताइए दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा। अब देखिए, हवाई द्वीप जो है ज्वालामुखीय द्वीप है। ज्वालामुखीय द्वीप अलग अलग प्रक्रियाओं से द्वीप का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मूंगा द्वीप का नाम सुने होंगे, लक्षद्वीप मूंगा द्वीप है, बरमूडा जो है मूंगा द्वीप है, इसके अलावे मालदीव जो है ये भी मूंगा द्वीप है। इसके अलावे ज्वालामुखीय द्वीप, इसके अलावा नदीय द्वीप भी है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। तो द्वीप की परिभाषा वैसा स्थल का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। इसके अलावा द्वीपों का वर्गीकरण किया गया है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा द्वीप तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, पहले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। और प्रशांत महासागर में ही हवाई द्वीप है जिसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ठीक है, और मौना लोआ का नाम आप लोग सुने होंगे, हवाई द्वीप पे ही है मौना लोआ। लगातार ज्वालामुखी की गतिविधि वहाँ पे देखने को मिलती है और मौना लोआ जो है लगातार न्यूज में बना रहता है। तो इसका आंसर है हवाई द्वीप। अगला सवाल, जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, कौन है? ठीक है, यस, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन है आपका होन्शु, क्यूशु, होकाइडो, शिकुकु। आपको बताए थे कि जापान जो है 4 आइलैंड से बना है। जापान 4 आइलैंड से बना हुआ है, इसमें होन्शु, होकाइडो, शिकुकु, क्यूशु। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, होन्शु। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और शिकुकु जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा।
चलिए अगला सवाल, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको बताना है कि लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास रेगिस्तान, कास्ट, मैदानी और पर्वतीय। तो लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित है? आप लोग पढ़े हैं, आप लोग के सिलेबस में कास्ट स्थलाकृति पढ़ना है और आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो उसमें घूलन प्रक्रिया के द्वारा इस प्रकार की जो आकृति बनती है, ये है आपका लैपीज। ठीक है, ये है लैपीज। तो ये लैपीज जो है कास्ट से संबंधित है। ठीक है, कास्ट। और कास्ट क्या है? तो याद रखिएगा, चूना पत्थर के क्षेत्र में, चूना पत्थर के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित आकृति है, निर्मित आकृति। भूमिगत जल के द्वारा अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों ही रूपों में स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, चूना पत्थर के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, उसी को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट से इस शब्द को लिया गया है। ठीक है, तो ये जो लैपीज है वो कास्ट क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल, अंधी घाटियां कहाँ मिलती है? आपको बताना है अंधी घाटियां कहाँ मिलती है। ऑप्शन है घोर घने पर्वतीय वन में, मरुस्थलीय प्रदेश में, हिम प्रदेश में और चूना पत्थर प्रदेश में। तो जो अंधी घाटी है दोस्तों, ये काष्ठ स्थलाकृति है और काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में होता है। अभी अभी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा चूना प्रदेश में। ठीक है, चूना प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, या आसवान बांध निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नील नदी, जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, जायरे नदी। यहाँ से आप समझिए कि आसवान बांध जो है वो अफ्रीका में, आसवान बांध अफ्रीका में है। और यहाँ पे चार ऑप्शन जो है, ये चारों अफ्रीका की नदी है। तो आपको बताना है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, तो इसका सही आंसर है नील नदी। आसवान बांध नील नदी पर है। ठीक है, आसवान बांध नील नदी पर है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा लिम्पोपो नदी को याद रखिएगा कि मकर रेखा को 2 बार पास करती है, मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार पार करती है लिम्पोपो नदी। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार पार करती है। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? तो याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी पार करती है। इसके अलावे जायरे नदी की जहाँ तक बात करें, ठीक है, जायरे नदी तो जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसके अलावे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी की जहाँ तक बात करें,
तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, याद रखिएगा, माही नदी जो है वो 2 बार पार करती है कर्क रेखा को। इसके अलावा जाम्बेजी नदी के बारे में याद रखिएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा डैम, ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध स्थित है। चलिए अगला सवाल, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि होती है? तो आपको बताना है कि लावा मैदान में कौन सी फसल की खेती की जाती है। देखिए, लावा मैदान की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पे बेसाल्ट का निक्षेप पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और आपको पता है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी की विशेषता है कि जब यह जल के साथ संपर्क करेगा, जब इस क्षेत्र में जल आएगा तो वो चिपचिपी हो जाती है और जल जब सूख जाता है तो वह उसमें दरारें पड़ जाती है। ठीक है, वो कठोर हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी से 2-3 सवाल होगा। तो आपको पता है कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि कपास के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसमें कपास की खेती की जाती है, कपास के लिए उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कपास। चलिए अगला सवाल, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चलिए टाइफून के बारे में आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यदि आप लोग पढ़े होंगे तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। चक्रवात इसे बंगाल की खाड़ी में कहते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी या ये बोले हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात कहा जाता है, इसीलिए हम लोग चक्रवात जानते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है, यूएसए में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, वेस्ट इंडीज में भी हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है। इसके अलावा यूएसए में इसको टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक टोर्नेडो को माना जाता है क्योंकि इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। इसी के अलावा ट्विस्टर भी है। तो आपको बताना है कि टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह, चीन सागर और ये सभी। ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, चीन सागर और ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तो देखिए, जापान और चीन में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए हिंद महासागर, हिंद महासागर में इसको चक्रवात बोलते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बिल्ली बिल्ली बोला जाता है, बिल्ली बिल्ली। ठीक है, जापान और चीन में इसको टाइफून कहा जाता है। यूएसए में हरिकेन। इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको में, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी
यहाँ भी हरिकेन, वेस्ट इंडीज में भी हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूएसए में ही टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है, टोर्नेडो। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग इसका नाम है, याद रखिएगा। तो टाइफून जो है साउथ चाइना सी में कहा जाता है, जहाँ पे जापान और चीन स्थित है, तो चीन सागर में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? आपको बताना है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर के है। ऑप्शन है आपके पास न्यूमिर द्वीप, व्हीलर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, कोको द्वीप, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूमिर द्वीप, ठीक है, न्यूमिर द्वीप। कोको द्वीप तो आपको पता है म्यांमार के बीच। इसके अलावा गंगा सागर द्वीप के बारे में भी आप लोग जानते हैं, व्हीलर द्वीप के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर न्यूमिर द्वीप होगा। ये सभी भारतीय द्वीप है, बाकी कोको द्वीप जो है वो म्यांमार में स्थित है। न्यूमिर द्वीप जो है कभी सागर तल से ऊपर हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, कभी जल का स्तर नीचे होने पर पुनः दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा न्यूमिर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद पाया जाता है न्यूमिर द्वीप को लेकर के। चलिए अगला सवाल, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? आपको बताना है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़े हैं, आप उसको रिकॉल किस प्रकार से किए हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पढ़े और जब एग्ज़ाम का समय आया तो उसको आप सभी भूल रहे हैं, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। तो एग्ज़ाम के बाद जो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना होता है, वो आपका रिवीजन का दौर होना चाहिए, लगातार उसमें रिवीजन करना है, ठीक है। और इस प्रकार से पढ़ें कि वो जो है आपको पढ़ना इस प्रकार से है कि जब आपके पास सवाल आए तो आंसर आप उसका कर सकें, ठीक है। हाँ, रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बहुत पहले आप पढ़े हैं तो वो आप भूल जाते हैं। नोट्स तो इसीलिए बनाया ही जाता है कि जब एग्ज़ाम का समय रहेगा तो ऐसा नोट्स मेरे पास रहे जो कि 10 से 15 दिन में या 5 से 10 दिन में हम उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। और इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, अवधारणा को ध्यान में रखें कि क्वेश्चन के आने के बाद वो डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक हो। और अब बोल सकते हैं कि अभ्यास प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा गया है, ठीक है। तो उससे आप लगातार रूबरू होइएगा। और एग्ज़ाम का जो समय होता है उस समय में नया चीज़ नहीं पढ़ना है, जो पहले पढ़े हैं उसको ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में रहेगा कि नया नहीं पढ़े हैं, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि जो आप पढ़े हैं उसको तो आप रिवाइज नहीं किए और नए के चक्कर में चले गए, तो नया वाला तो आपका हुआ नहीं और जो पहले से पढ़े वो भी नहीं हुआ, तो इसमें असफलता का चांस ज़्यादा रहता है। तो देखिए रिवाइज लगातार आप कम से कम करते रहिए। तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक ज़्यादा व्यस्त माना जाता है, जो विषुवत रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर उसको उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं, जो विषुवत रेखा के दक्षिण में उसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर माना जाता है। क्योंकि आपको पता है विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन भी ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। दाएं वाले भाग को
पूर्वी गोलार्ध, बाएं वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। भारत की जहाँ तक बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला सवाल, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लेनीमीटर, टेल्यूरोमीटर, ऑपिसोमीटर और रोटामीटर। तो सही आंसर आप लोग को बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ओपिसोमीटर। ठीक है, ओपिसोमीटर। तो मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओपिसोमीटर। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए पीजीटी का भी एग्जाम हुआ था। पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें मानचित्र से सवाल पूछा था। ठीक है, प्रक्षेप से सवाल, प्रोजेक्शन से सवाल पूछा था, यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से सवाल पूछ दिया गया था। तो सभी लोग बोल रहे थे कि हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड है। देखिए हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आप उस टॉपिक को ठीक ढंग से पढ़े ही नहीं, हमेशा से नज़रअंदाज ही किया जाता है। यदि आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को देखें तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को हमेशा से नज़रअंदाज ही किया जाता है, या तो ये कड़वी सच्चाई है। ठीक है, सत्य हमेशा सत्य होता है। आप कॉलेज के दौर में भी याद करिए कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आप कब पढ़ते थे? जब आपको प्रैक्टिकल बनाना होता था तो सर जो है प्रैक्टिकल के बारे में बता दिए कि कोणीय प्रक्षेप पढ़ना है, या फिर सिनुसोडल प्रक्षेप पढ़ना है, गाल प्रक्षेप बनाना है, या जेनेथल प्रक्षेप बनाना है। तो उस समय जो सर जैसे बताए उस प्रोसेस को ध्यान में रख करके आप बना के चले गए। इसके अलावा दौर होता था आप लोग का भाइबा का। जब भाइबा का दौर होता था तो दोस्तों से ही एक दूसरे से ये वाला तुम पढ़े हो, ये वाला तुम पढ़े हो, ऐसे करके पूछ लिया जाता। और वहाँ पे जो भाइबा लेने के लिए आते थे वो आपको नॉर्मल सामान्य चीज़ पूछते थे, जैसे स्पॉट साइट क्या होता है बाबू, समोच्च रेखाएं क्या होती है, ठीक है, आइसोथर्म क्या होता है, तो ये सब। इसके अलावे स्केल क्या होता है, मानचित्र क्या होता है, ये सभी सवाल तो चारों खाने चित हम लोग हो जाते थे। कुछ लोग बताते भी थे, कुछ लोग जो वो आंसर देते थे उन्हीं से पूछ लेते थे कि हो सकता है कि मेरे से भी यही सवाल पूछ दिया जाए। तो याद रखिएगा कि मानचित्र वाला जो पोर्शन है, ठीक है, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहाँ से भी एक दो सवाल शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग शायद में ही रख सकते हैं उसको, क्योंकि एग्जैक्ट तो वही बताएगा जो कॉपी बना रहा है, जो क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो शायद में याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल हो सकता है। अब आप बोलिएगा कि क्या मेरा सिलेबस में ये है, तो आपको SCERT बोला गया है पढ़ने के लिए। इसके अलावा NCERT बेस्ट तो सब जगह पढ़ाई हो रहा है, तो NCERT में 6 क्लास में ही दिया हुआ, ठीक है, 6 क्लास में ही दिया हुआ है। ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो पढ़ना है उसमें कार्डिनल पॉइंट से लेकर के स्केल वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी आपको पता है रांची में कट ऑफ का समस्या चल रहा है ना, लगातार लाइट इधर उधर होता है, उसके चलते बोर्ड देखिए बंद हो गया था। तो ये बात याद रखिएगा कि मानचित्र वाले पोर्शन को भी एक बार रिवाइज कम से कम कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि वहाँ से यदि सवाल आएगा तो आप कर पाइएगा। बाकी मेरा काम बताना है, कोई भी व्यक्ति आपसे काम नहीं करवा सकता, आपको गाइड कर सकता है। जिस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर के द्वारा भी बताया गया था कि नेचर जो है, प्रकृति, नवनिश्चयवाद आपको पता है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। उसमें वे बताते हैं कि प्रकृति जो है एक ट्रैफिक पुलिस के जैसा काम करता है। वो आपकी गति को कम कर सकता है,
ठीक है, आपके दिशा को मोड़ सकता है लेकिन आपके डेस्टिनेशन को चेंज नहीं कर सकता है। तो आप अपने काम पर, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान दें। अभी आपका काम एग्ज़ाम देना है। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब के निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? आपको बताना है कि कौन सी जलवायु है जो शराब के लिए या फलों तथा शराब के लिए विश्वविख्यात है। ऑप्शन है आपके पास भूमध्य सागरीय, मानसूनी, स्टेपी और भूमध्य रेखीय। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु आपको पता है खट्टे फल के लिए जाना जाता है, खट्टे फल और विशेषकर अंगूर के लिए। और अंगूर से शैंपेन भी बनाया जाता है, शराब भी बनाया जाता है, वाइन भी बनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है भूमध्य सागरीय। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय की जलवायु विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है आपका शीतकाल में वर्षा का होना। तो जहाँ जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पे खट्टे फल पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चलिए अगला सवाल। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। आपको बताना है कि भारत जो है किस फसल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। ऑप्शन है आपके पास चावल का, दाल का, तिलहन का, चाय का। सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चाय का। ठीक है, चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सी फसल नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगदी फसल वैसी फसल को कहते हैं जैसे जिससे नगदी की प्राप्ति होती है, जिससे मुद्रा की डायरेक्ट कैश प्राप्त होता है, उसको नगदी फसल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है गन्ना, गेहूं, जूट, कपास। सही आंसर इसका है गेहूं। गेहूं खाद्यान्न फसल है। ठीक है, गेहूं क्या है? खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। बाकी गन्ना नगदी फसल, जूट नगदी फसल, कपास नगदी फसल है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे गेहूं है। गेहूं खाद्यान्न फसलें हैं या खाद्य फसलें हैं। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? आपको बताना है आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण आप लोग पढ़े होंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। तो वैसा क्रियाकलाप जो प्रकृति से जिस रूप में, ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप का जो वर्गीकरण किया गया है, उसका जो परिभाषा दिया गया, उसमें बोला जाता है कि किसी भी तत्व का या कोई भी पदार्थ या कोई भी संसाधन जो है जिस रूप में प्रकृति में विद्यमान है उसी रूप में हम उसका यदि उपयोग करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ना करके जिस रूप में है उसी रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, तो उसको प्राथमिक क्रियाकलाप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या क्या शामिल हो जाता है ये देख लीजिए। आप लोग भी बिजली के कट ऑफ से बहुत परेशान होंगे। और ये 1 घंटा के क्लास में, 1 घंटा तो छोड़िए, 40 से 45 मिनट के क्लास में 3 बार देखिए बोर्ड बंद हो चुका है। कोई उपाय नहीं।
एक तो गर्मी की मार और दूसरा लोग कट ऑफ से परेशान। कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा तो दिक्कत है। एक समय ऐसा आएगा कि बोर्ड स्टार्ट ही नहीं होगा। चलिए आइए, इसका सही आंसर क्या है? व्यापारिक फसल। ये नहीं था, ये निम्नलिखित में मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? देखिए सही ऑप्शन इसका है प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, इसका सही आंसर है प्राथमिक क्रियाकलाप। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या क्या शामिल होता है? तो खाद्य एवं संग्रहण, खाद्य एवं संग्रहण, ये याद रखिएगा। इसके अलावे दूसरा कृषि, तीसरा मत्स्यन, चौथा शिकार, पांचवा ईंधन के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी काटना, छठा वनोत्पाद, तो यही में आएगा, खाद्य एवं संग्रहण में ही आ जाएगा। तो ये सभी जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, खाद्यान्न, कृषि, मत्स्यन, शिकार, ईंधन के लिए लकड़ी काटना, वनोत्पाद, ये सभी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है, कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। अब द्वितीयक क्रियाकलाप की जहाँ तक बात करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग आता है, यानी जिसमें फेरबदल कर मानव उपयोग करता है। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलाप में सेवा सेक्टर। ओह, ये द्वितीयक में आता है। ठीक है, द्वितीयक में विनिर्माण है, तृतीयक में सेवा है, सेवा, और चतुर्थक में बृहद सेवा है, बृहद सेवा, याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्थक में बृहद सेवा बोल सकते हैं, तृतीयक में सेवा, और ये द्वितीयक में आपका विनिर्माण, ये है आपका। बाकी प्राथमिक क्रियाकलाप आपको बता दिए। आइए, व्यापारिक रूप से मत्स्यन का व्यवसाय क्या कहलाता है? आपको बताना है व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है। तो पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, तो पीसी कल्चर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो किस महासागर को यहाँ पे याद रखिएगा, या किस जल स्रोत को या किस महासागर को हैरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो सही आंसर बताना है आप लोग को। तो सही है इसका अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। आइए, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? आपको बताना है कौन सा धात्विक खनिज है। ऑप्शन है हीरा, सोना, जिप्सम, कोयला। हीरा, सोना, जिप्सम, कोयला। चलिए, तो सही आंसर है सोना। ठीक है, धात्विक खनिज, खनिज की परिभाषा आप लोग जानते हैं।
ठीक है, जो खान खोद के खान के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा धात्विक खनिज जिसमें धातु पाया जाता है, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। इसके अलावा धातु की जहाँ धातु का भी वर्गीकरण किया गया है, लौह धातु, अलौह धातु। ठीक है, अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। आपको बताना है कौन सा ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है। ऑप्शन है किरूना, कलगुरली, गैलीवेयर, पिलवारा। तो सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है पिलवारा, पिलवारा। चलिए अगला सवाल, निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश। ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, इंडोनेशिया। भारत, जापान, चीन, इंडोनेशिया। ये तो आराम से लगा सकते हैं, चीन सब जगह हावी है, तो सही आंसर चीन होगा। अगला सवाल, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है। आपको बताना है कि मेसाबी रेंज किससे संबंधित है, या किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है, या किस तत्व के, किस पदार्थ के खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है लौह अयस्क। मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। मेसाबी रेंज लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। चलिए अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुरली किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन है स्वर्ण उत्पाद, मुर्गी पालन, शिक्षा केंद्र, उत्तम जलवायु। कालगुरली जो क्षेत्र है वो सोने के खनन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कालगुरली जो है सोने के खनन के लिए जाना जाता है, स्वर्ण उत्पादन, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। आपको बताना है कि स्थानांतरित कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, कांगो बेसिन से, जावा बेसिन से। तो सही आंसर बताइए। तो स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत थाईलैंड से हुई है, थाईलैंड से हुई है। नेक्स्ट, सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो सामान्य जीवन निर्वहन कृषि को श्रीलंका में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कोनुको, चेना, मिल्पा, हुमा। सही आंसर बताइए। सही आंसर है चेना। ठीक है, सही आंसर है चेना। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। चलिए, सर्वाधिक सघन खेती किस देश में प्रचलित है। आपको बताना है कि सर्वाधिक खनन खेती किस देश में प्रचलित है। चीन में, इंडोनेशिया में, जापान में, भारत में। सर्वाधिक सघन खेती, सर्वाधिक सघन खेती उस क्षेत्र में किया जाता है जिस क्षेत्र में भूमि कृषि योग्य कम हो। ठीक है, कृषि योग्य भूमि जहाँ पे कम होता है वहाँ पे सघन खेती होता है। तो इसका सही आंसर होगा जापान, जापान में। ठीक है, जापान में। चलिए अगला सवाल, और ये अंतिम सवाल होगा, आज का अंतिम सवाल। बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, लाइट है ना। निम्न में से कौन सी फसल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आती है। आपको बताना है कौन सा बागानी कृषि नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर चावल है। बाकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप लोग पढ़े होंगे, तो नारियल भी है, रबड़ भी है, कहवा भी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। चलिए।